नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे एरे के इनिशियलाइजेशन के और वन डायमेंशनल एरे के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियो एरे को या उससे पिछले कॉन्सेप्ट को नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में और वीडियोस को सारी देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए क्योंकि जब तक आप पिछली वीडियो नहीं लेंगे तब तक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है कि एरे इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। तो अगर बात आएगी तो सबसे पहले एक विमी एरे के यानी कि जो वन डायमेंशनल एरे होता है उसका प्रारंभिक मान उसी तरह रखा जाएगा जिस तरह हम दूसरे वेरिएबल के मान को रखते हैं, लेकिन एरे का मान जो होता है वो ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत रखा जाता है। और यानी कि अगर सपोज दैट आपको यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स की एज को यहाँ पे लिखना हुआ है, ठीक है, या 5 व्यक्तियों की या 5 मरीजों की या 5 पेशेंट की आपको एज लिखना है, तो कंप्यूटर में आपने ऐसे लिख दिया, इंट यहाँ पे ले लिया, ठीक है, यानी कि डेटा टाइप हो गया। अब ये एरे का नेम हो गया और ये एरे की वैल्यू हो गई, यानी इतनी वैल्यू इसमें स्टोर होगी। और यहाँ पे हम एरे को इनिशियलाइज कर दिए, यहाँ तो एरे को इनिशियलाइज कर दिया। अब जैसे देखिए इसमें हमने 5 वेरिएबल का मान तो आराम से रख दिया, अब लेकिन 5 वेरिएबल आते कैसे ये देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आया एज 0, यानी कि एरे 0 से स्टार्ट होता है दोस्तों, 1 से स्टार्ट कभी नहीं होता है। तो यहाँ के यानी कि 0 वाले एलिमेंट की वैल्यू 12 है, उसकी 1 की 34 है, ऐसे ऐसे करके वैल्यू इसकी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैनिपुलेशन ऑफ एरे ऑफ एलिमेंट यानी कि इसके एलिमेंट को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है एडिशन, यानी कि अभी हम एक दिखा रहे हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये एक एरे है, यानी कि इसमें कुल मिला के 8 एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट हैं। तो उन 7 एलिमेंट में अगर हमें एक 8वां एलिमेंट और ऐड करना हुआ तो इस प्रक्रिया में हम इस प्रकार एरे में मैनिपुलेशन करते हैं। तो अगर पहले से ही व्यवस्थित कोई एरे है उसके अंतर्गत हमें किसी नए डाटा को डालना हुआ या उसको अंदर जोड़ना हुआ तो कैसे जोड़ेंगे, वो मैनिपुलेशन की प्रक्रिया कहलाती है एडिशन। और अब हमें जहाँ पे यानी कि जिस पॉइंट पे डेटा डालना हुआ, सपोज दैट हमें यहाँ से इस वाले पॉइंट पे हमको यहाँ पे डेटा को डालना हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ की साइज को फिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जब जोड़ना चाहेंगे डेटा तो अब नया डाटा जो उसके बाद सारे एलिमेंट को हम एक एक करके आगे खिसका देंगे यहाँ से। उसके बाद जब हम सारे एलिमेंट को आगे खिसका देंगे तो फिर हम उसके बाद एक नया डेटा को यहाँ पे या एरे में जो भी डेटा होगा उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। तो इसका जस्ट अपोजिट आता है एरे में से डिलीशन का प्रॉब्लम, यानी कि जिसे कभी कभी विलोपन कहा जाता है। तो एरे में एक अवयव जो होता है वो पहले से ही किस एलिमेंट को हमें डिलीट करना है उसे, अब जैसे हमें इसमें से किसी एक एलिमेंट को डिलीट करना है, जैसे सपोज दैट ये 88 हो गया, अब हमें इसी को यहाँ से डिलीट करना है। तो ऐसे में एरे में से जो है 88 को घटाना हुआ जिसके वैल्यू जो है ऊपर 33 और नीचे 99 है। और अब क्या होगा कि जो 99 और 56 है इनको हम इसको तो डिलीट कर देंगे यहाँ से, सपोज दैट हमने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, लेकिन विलोपन करने के बाद हम यहाँ पे यहाँ की वैल्यू को डिलीट तो कर दिए पर उसके बाद एरे हमारा मर्ज नहीं हुआ, सॉर्ट नहीं हुआ, तो फिर अगले में हम धीरे से एरे को सॉर्ट कर देंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ एलिमेंट, एरे में एवरेज ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि जितने सारे एरे हैं, सपोज दैट यहाँ से लेके यहाँ तक के जो भी एरे हैं 3, 3, 6, 7 एरे हैं, इन सबकी वैल्यू को ऐड करेगा। सबकी वैल्यू को ऐड करने के बाद उसे 7 से डिवाइड कर देगा, तो इसी से एवरेज जो एरे में जितने एलिमेंट हैं उनका सबका एवरेज निकल आएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं लीनियर सर्चिंग की। तो लीनियर सर्चिंग क्या होती है, तो अभी मैं बता दूं आपको, किसी दिए हुए एरे में किसी भी एलिमेंट को अगर हमें पता लगाना है कि वो एलिमेंट कहाँ पे है, तो यदि वो एलिमेंट वो उस लाइन में रहेगा या वो सारणी में रहेगा या मिल जाता है तो कंप्यूटर जो हमारा है, वो जो हमारा प्रोग्राम है वो बताएगा कि हाँ हमें डेटा मिल गया है। और अगर डेटा नहीं मिलता तो कहेगा डेटा हमें नहीं मिला है। तो इसलिए हमें इसमें एक बुलियन वेरिएबल को चूज करते हैं, यानी कि जिसकी वैल्यू हम 0 कर देते हैं। इसका मतलब अगर उस अवयव सारणी में नहीं है तो हम मानेंगे कि जैसे उस डेटा सारणी में हमारे मिल जाएगा तो वह वैल्यू 1 प्रेस करेगा, 1 आएगी हमारी, यानी कि ट्रू आएगी। अगर वैल्यू हमारी बुलियन में 0 आती है यानी कि उसमें हमारा डेटा नहीं मैच किया।
तो सेम प्रोसेस हो, तो इसको इंग्लिश में थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। लीनियर सर्च इज सी टू फाइंड वेदर ए नंबर टू प्रेजेंट इन एन एरे if it's present, then what the location is. Of course, it is also known as a sequential search. It is straightforward and work as follow. We compare each element with the element to search until we find it or the list ends. ठीक है, तो हम लीनियर सर्चिंग से रिलेटेड एक प्रोग्राम देखेंगे। तो चलिए प्रोग्राम को देखते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले अपने देव C++ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम को लिखेंगे। तो दोस्तों प्रोग्राम को हम लिखना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं वीडियो को पुश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रोग्राम लिखे में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए। तो दोस्तों मैंने इस प्रोग्राम को लिख लिया और प्रोग्राम को सेव भी कर दिया है लीनियर सर्च नाम से। अब यहाँ पे जो मैंने प्रोग्राम सेव किया हम इसको अब एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं, तो देखते हैं प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट। अब हमें कितने एलिमेंट इसमें देने, सपोज दैट हमें चाहिए, यहाँ पे हमने 10 एलिमेंट दे दिए, यानी कि 10 एलिमेंट का एरे हो गया। अब यहाँ पे हमने सबसे पहला एरे ले लिया 34, दूसरा ले लिया 65, तीसरा ले लिया 87, चौथा ले लिया 98, पाँचवा ले लिया 54। उसके बाद हम ऐसे ऐसे लेते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें इस ये जो हमारे पास एक एरे की लिस्ट आ गई है, इसमें 65, 87, 98, 54, 56, 56, 33, 54, 54। तो ये एक हमारे पास एक लिस्ट आ गई है। अब इसमें से हमें किसी एक को सर्च करना हुआ। ठीक है, सपोज दैट हमने 33 को सर्च करना स्टार्ट किया, तो 33 को जैसे भी आप प्रेस करेंगे तो ये क्या आएगा, यानी कि ये जो एलिमेंट इंडेक्स में, यानी कि 32 को सर्च किया इसने, ये कहाँ मिला, हमें 7 पे मिला। अगर ये हमने कुछ ऐसा एलिमेंट इसमें डाला होता जो कि इसमें मैच ना खाता, तो हम क्या करते फिर। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको फिर से एक बार इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे 5 ही एलिमेंट लेते हैं, 67, 87, 56, 43, 23। अब हमें किस नंबर किसको सर्च करना है, जैसे जो इसमें ना हो उसको हम डालते हैं। जैसे 11 को डाल दिए, तो क्या हुआ, एलिमेंट नॉट फाउंड, यानी कि जहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हुई, फॉल्स हो गई, यानी कि जो बूलियन वैल्यू आ गई वो 0 आ गई। अगर पिछले वाले कंडीशन में क्या हुआ था, हमारी वैल्यू 1 आएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपने। तो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग के डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फंक्शन माना जाता है स्ट्रिंग को, सॉरी फंक्शन कह रहे हैं हम। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत, यानी कि सी भाषा में कोई भी स्ट्रिंग का डेटा टाइप नहीं होता है, यानी जिसका सीधा प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसलिए स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए हम कैरेक्टर के सारे एलिमेंट को डिक्लेयर करेंगे, ताकि जो अंतिम कैरेक्टर यानी कि लास्ट वाला कैरेक्टर हो उसकी वैल्यू 0 हो, यानी कि नल वैल्यू हो। जब स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे तो उसके कैरेक्टर के नीचे एरे की संख्या, यानी कि जितने स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर हैं उनको हम एक से ज़्यादा डिक्लेयर करेंगे, जिससे वो लास्ट वाला एरे का अंतिम एलिमेंट उसमें स्टोर हो जाए। तो यदि हमें कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है, तो जिसके अंतर्गत कोई संख्या 20 है, तो उसको हम किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं। तो चलिए इसको एक प्रोग्राम के जरिए समझते हैं, और वो प्रोग्राम होता है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती है, यानी कि हमने पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती है, यानी कि उसको उल्टा भी पढ़े जाने पर और सीधा भी पढ़े जाने पर दोनों ही इक्वल है। तो चलिए एक प्रोग्राम के जरिए, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बना लिया। यहाँ पे हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने इंटीजर आई से सी और ये 3 इंटीजर लिया, यानी कि सी की वैल्यू 0 किया। अब यहाँ पे हमने इसको तो इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कोई एक स्ट्रिंग लेनी होगी जिसमें 20 कैरेक्टर होंगे, उसको हमें गेट करना होगा, यानी कि जो ए वाला एलिमेंट होगा, यानी कि यहाँ पे हमने कैरेक्टर को ए लिया है। उसके बाद हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम आई की वैल्यू 0 देंगे और ए जो कि आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, जो कि नल नहीं होनी चाहिए। अब आई प्लस प्लस करके उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे धीरे से। उसके बाद फिर फॉर लूप यहाँ पे लगाएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि अगर ये सी जो हमारा है, ये वाला सी जो 0 0 सी इक्वल 0, तब ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग आएगी। अगर सी 0 नहीं होगा, यानी कि सी की वैल्यू 1 या 2 आएगी, यानी कि जो भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा उल्टा सीधा, तो ऐसी कंडीशन में हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। जैसे कोई कैरेक्टर मैच नहीं करेगा रिवर्स करने पे। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं। तो प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। चलिए अब हमने क्या किया कि कोई भी स्ट्रिंग ले लेते हैं। अब जैसे हमने ले लिया
वी, ठीक है। अब जैसे कि हमने एक स्ट्रिंग ली तो ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो भी कैरेक्टर लिए हैं तो ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। अभी हम ये सेम प्रोसेस दूसरी स्ट्रिंग के साथ करते हैं, तो चलिए देखते हैं। फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर से हमने एग्जीक्यूट। अब जैसे कि देखो हमने यहाँ पे अपना नाम लिख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यह एक स्ट्रिंग है, यानी कि उस पिछले वाले में वैल्यू क्या आई थी 0, क्योंकि सारे वर्ड जो थे रिवर्स होने पर भी एक ही जैसे दिख रहे थे, लेकिन ये नहीं, तो इसलिए ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का जो डिक्लेरेशन है वो मेन पार्ट यहाँ पे है, यानी कि स्ट्रिंग को यहाँ पे जो डिक्लेयर किया गया है वो कैरेक्टर यानी कि उसका डेटा टाइप हो गया, और ये ए उसका कैरेक्टर का नेम हो गया, और उसमें कितनी स्ट्रिंग आ सकती हैं 20। तो इस प्रकार से जो स्ट्रिंग है वो डिक्लेयर की जाती है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी वीडियो में आगे बढ़ने के साथ साथ हम बात करने वाले हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो सेम प्रोसेस है, उसमें कैरेक्टर होगा, नेम होगा। अब जो भी स्ट्रिंग का नाम हम यहाँ पे देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, यानी कि कैरेक्टर ये तो उसका डेटा टाइप हो गया। अभी उस स्ट्रिंग का नेम देंगे, अब उस स्ट्रिंग में कितनी वैल्यू स्टोर होनी है वो देंगे, उसके बाद यहाँ पे हम उस स्ट्रिंग का नाम दे देंगे जो भी स्ट्रिंग रहेगी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है एज एलनम। तो इज एलनम क्या होता है कि ये ctype.h फाइल में होता है। इस फंक्शन का कार्य होता है कि कैरेक्टर को जांचता है कि वह कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है या नंबर है या नहीं है। अल्फ़ाबेट का मान ए से लेकर जेड अपर केस और ए से लेकर जेड लोअर केस में इसका मान 0 से लेकर 9 तक भी हो सकता है। अब बात आती है इज अल्फ़ा। तो इज अल्फ़ा क्या करता है, यह फंक्शन इज एलनम की तरह है, लेकिन ये फंक्शन किसी दिए हुए कैरेक्टर की जांच करता है कि वह अल्फ़ाबेट है या नहीं है, यानी कि वह न्यूमेरिक नहीं चेक करेगा, ये केवल चेक करेगा कि वो जो हमारी जो स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट है वो जो भी कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट के लिए है कि स्पेशल कैरेक्टर है कि वो नंबर है। तो उसमें वो केवल अल्फ़ाबेट की चेक करता है। और ये होता है इस डिजिट। तो इस डिजिट एक ctype.header फाइल में उपलब्ध फंक्शन होता है। इस फंक्शन का काम है किसी कैरेक्टर को पता लगाना होता है कि जो किसकी वैल्यू एक नंबर है या वो 0 से लेकर 9 के बीच में उसके डिजिट में आती है या नहीं है। सिंपल ये है, मान लीजिए कि इस डिजिट क्या करता है, 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू को ही चेक करता है कि जो भी कैरेक्टर वो 0 से लेकर 9 के बीच में है या नहीं है। उसके बाद आता है इज लोअर। इज लोअर भी ctype.h हेडर फाइल में उपलब्ध होता है। इसका काम होता है कि ये कैरेक्टर की जांच करना, जैसे कि वह कैरेक्टर छोटे कैरेक्टर में है या नहीं, यानी कि वो कैरेक्टर जो है वो लोअर केस में है या नहीं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये उन सारे कैरेक्टर को चेक करता है जो लोअर केस में होते हैं, यानी कि वो अल्फ़ाबेट के लिए। अब बात अगर आती है इज अपर, तो ये सिंपली ये अपर केस के जो भी कैरेक्टर होते हैं उनको चेक करता है। अब बात है टू लोअर। तो टू लोअर या जैसे बड़े कैरेक्टर को छोटे कैरेक्टरों में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है। टू लोअर का काम है, ये जो बड़े कैरेक्टर होते हैं उनको कन्वर्ट करता है छोटे कैरेक्टर में। उसके बाद है टू अपर। टू अपर का काम है यह भी ctype.header फाइल में ही उपलब्ध होता है। इसका काम छोटे कैरेक्टर को बड़े कैरेक्टरों में परिवर्तित करना होता है। उसके बाद आता है str कॉपी। तो str कॉपी इसका काम होता है स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना। इसका प्रारूप यह मतलब यहाँ पर जो डिस्टिनेशनरी स्ट्रिंग होती है उसको कॉपी करता है, वो सोर्स स्ट्रिंग होती है जिसको कॉपी करना होता है। अब बात आती है strcat। तो strcat यह string.h हेडर फाइल में उपलब्ध होता है और कॉन्कैटिनेशन का अर्थ यहाँ पे होता है जोड़ना। तो strcat में कैट शब्द का अर्थ कॉन्कैटिनेशन से हुआ है, तो इसलिए strcat का मतलब हुआ दो स्ट्रिंग को जोड़ना, यानी कि इसका पूरा काम है कि दो स्ट्रिंग को जोड़कर एक नई स्ट्रिंग बनाना। और यह फंक्शन पहले से दी हुई स्ट्रिंग के आगे जिस भी स्ट्रिंग को जोड़ना है उसको जोड़ देता है। तो अब हम बात आते हैं strlen, यानी कि यह फंक्शन भी string.header फाइल में होता है। इसका कार्य किसी दी हुई स्ट्रिंग की लंबाई, यानी जो स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर की संख्या होती है उसकी गणना करने के काम आती है। यानी कि कोई स्ट्रिंग उसमें 10 कैरेक्टर हैं तो ये उसकी लेंथ को नापता है। तो अब बात आते हैं strcamp की। तो
तो strcmp क्या होता है, यह भी उसी फाइल में होता है string.header फाइल में। इसका काम होता है दो स्ट्रिंग यानी कि s1 और s2 की तुलना करना, और जब s1 स्ट्रिंग और s2 स्ट्रिंग से छोटी होती है तो इसका मान 0 से कम होता है और मान नेगेटिव में आएगा, और यदि स्ट्रिंग s1 और s1 दोनों बराबर तो इसका मान वैल्यू 0 आएगा। यदि s1 s2 से बड़ी है तो इसका वैल्यू 0 से ज़्यादा यानी कि पॉजिटिव आएगा। तो अब बात आती है strcmpi। तो string.header फाइल में यह भी फंक्शन होता है और यह cmpi से मिलता जुलता फंक्शन होता है, लेकिन यह फंक्शन जब दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है तो यह नहीं देखता है कि जो कैरेक्टर लिखे गए हैं वो बड़े अक्षरों में है या छोटे अक्षरों में है। उदाहरण के लिए जैसे हमने राहुल लिया, तो राहुल को मैंने एक में अपर केस में लिया और दूसरे को लोअर केस में लिया। तो जब हम दोनों को s1 s2 को जब इक्वल करेंगे इस वाली स्ट्रिंग को लेके, तो ये क्या करेगा कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल आएंगी, क्योंकि इसमें अपर केस और लोअर केस में कोई फर्क नहीं करता है। अब बात आती है math.header फाइल। तो यह फाइल एक एब्सोल्यूट फैक्ट्स यानी कि फंक्शन किसी फ्लोट नंबर का वैल्यू निकालने के काम आता है। इस फंक्शन का प्रयोग करते समय हमें math.header फाइल को प्रोग्राम में ऐड करना होता है। तो अगला आता है लॉग, यानी कि यह फंक्शन किसी धनात्मक नंबर पर लॉग निकालने के काम आता है जिसका आधार ई होता है। और अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं पाव, यानी कि यह फंक्शन किसी नंबर की पावर निकालने के काम आता है। तो पावर का जो शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पाव लिखा जाता है। तो उदाहरण के लिए जैसे हमें x⁴y की वैल्यू निकालनी है तो इसी फंक्शन को हम सी भाषा में लिखेंगे पाव x, y। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है sqrt यानी कि स्क्वायर रूट। यह फंक्शन किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के काम आता है। यदि हमें 16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसी भाषा में हम लिखेंगे s = 16, इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद y = √x कर देंगे और फिर printf कर देंगे %f और वहाँ पे y को वैल्यू ऐड कर देंगे, तो हमारा जो स्क्वायर रूट है वो ऑलरेडी 4 आ जाएगा। तो अब बात करते हैं साइन की। जब साइन फंक्शन किसी भी कोण का वैल्यू निकालने का काम आता है, लेकिन उसके लिए पहले हम कोण को रेडियन में बदलने के लिए 3.14 से गुणा करने पे जो संख्या आएगी उसको 180 से भाग देते हैं। अगर बात आती है वही कॉस पे, तो यह भी साइन फंक्शन की तरह होता है, केवल अंतर इतना होता है कोण का कोसाइन वैल्यू को निकालता है। अगले आता है एब्सोल्यूट यानी कि ABS। यह फंक्शन किसी का मान का परिणाम निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है और किसी भी रिजल्ट के लिए हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देता है। ठीक है, अब जैसे f की वैल्यू हमने माइनस में दे दी तो फिर भी यह उसकी वैल्यू पॉजिटिव में ही हमें रिटर्न करेगा। अब ये लास्ट आता है स्टैटिक हेडर फाइल। कई बार प्रोग्राम में हम ऐसा नंबर निकालना चाहते हैं जो जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो अलग अलग उत्तर दे, और जो कि साधारण लॉटरी या किसी भी खेल के प्रोग्राम में काम आता है। तो इस प्रकार के प्रयोग में रैंडमाइज और रेंड फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इन फंक्शनों का प्रयोग करते समय हम एस्टैब्लिश हेडर फाइल को अपने जो सी प्रोग्राम होता है उसके अंतर्गत जोड़ते हैं। तो अब ये सारे जो हैं हमारे स्ट्रिंग फंक्शन थे, इतने सारे स्ट्रिंग फंक्शन सी में यूज़ किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की। तो इसमें आता है एक टाइप डेफ और जो कुछ इस तरह से होता है, और इसका काम क्या होता है कि जो भी डेटा टाइप होते हैं उनके नेम को परिवर्तन करता है। और टाइप डेफ कीवर्ड एक होता है, इसकी मदद से हम किसी भी डेटा टाइप को एक अलग नाम दे सकते हैं। जैसे कि टाइप डेफ स्टेटमेंट का एक नया डाटा डिफाइन करता है और यह किसी डेटा टाइप का एक मतलब उपनाम मान सकते हैं आप। तो जैसे टाइप डेफ लॉन्ग है, यहाँ पे हमने टाइप डेफ कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप लिया, लॉन्ग डेटा टाइप लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया अंशुमन में। तो फिलहाल अब जब प्रोग्राम हम लिखेंगे तो उसमें हम यहाँ पे अंशुमन को कॉल करेंगे, अंशुमन लिखेंगे तो ये लॉन्ग समझ में आएगा उसको। अब बात करते हैं दूसरे के हैशटैग डिफाइंड डायरेक्टिव को। तो सी में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को उपयोग हम उन कंटेंट को डिफाइन करने के लिए करते हैं जो कि एक डायरेक्टिव या एक टेक्स्ट फेज या एक आइडेंटिफायर के मध्य इक्विवेलेंस को उत्पन्न करता है। अब जैसे आप देखिए कि पाई की वैल्यू क्या होती है, तो हमने पाई की वैल्यू पहले दिया है 3.14159। तो यहाँ पे क्या करता है वो कि यह
इस स्टेटमेंट को बताता है कि पूरे प्रोग्राम में जहाँ भी आइडेंटिफायर पी उपस्थित हो उसके टेक्स्ट फेज में, यानी कि जो उसका टेक्स्ट फेज हो उसमें 3.14159 को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो हैशटैग डिफाइन का उपयोग डेटा टाइप्स को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो ये हैशटैग डिफाइंड एक्टिव है इसका उपयोग डेटा टाइप को डिफाइन नहीं कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा आप लोग। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया और मेरा गूगल क्लासरूम का कोड यहाँ पे है जहाँ पे मैंने इसकी पीपीटी अपलोड कर दी है। और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। फेसबुक पे अंशुमन सिंह नाम से हूँ मैं और इंस्टाग्राम पे अंशुमन सिंह राजपूत 5354 नाम से हूँ। तो दोस्तों चलिए आपसे अब विदा लेते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।